आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ में देखेंगे हम फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स में देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जिनके नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें टॉपिक अपना जो है गाउस के अनुप्रयोग है। इसके पहले टॉपिक में हमने गाउस के प्रमेय देख लिए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लेंगे। ठीक, आज देखेंगे गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहला जो अनुप्रयोग आता है ये है रैखिक चालक के लिए। रैखिक चालक के बाद आगे चलेंगे हम जो है पृष्ठीय चालक के लिए। पृष्ठीय चालक के बाद चलेंगे हम जो है आयतन के लिए। ठीक, तो आज का फिलहाल जो टॉपिक है वो है रैखिक चालक। तो क्वेश्चन इसके क्या आता है, एक समान आवेशित अनंत लंबाई की रैखिक चालक तार के समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आता है। या इसी को दूसरे रूप में पूछेगा, एक समान आवेशित अनंत लंबाई की ऋजु रेखीय चालक तार के समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये पूछेगा। या इसी को और एक टाइप से पूछता है, गाउस के प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए कि एक समान आवेशित रैखिक चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये प्रश्न और पूछा जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम जो है कि इसको कैसे किस तरह से हम जो है हल करते हैं। तो गाउस के अनुप्रयोग में अपना जो सबसे पहला टॉपिक मिला ये है रैखिक चालक। तो क्वेश्चन तो स्पष्ट है भाई, एक समान आवेशित अनंत लंबाई की रैखिक चालक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक रैखिक चालक तार ले लेंगे और जिसकी लंबाई बता देंगे कि अनंत है। रैखिक चालक का मतलब बिल्कुल सरल रेखा होना चाहिए। जैसे ये पेन दिख रहा है, ये सरल रेखा के समान है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक चालक तार। इसी को बोल देते हैं हम जो है ऋजु रेखीय चालक तार। इस पेन की लंबाई जो है बिल्कुल शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर जो चालक लिया जा रहा है इस चालक की लंबाई जो है अधिक होना चाहिए भाई, अनंत होना चाहिए। ठीक, साथ ही वो कैसा होना चाहिए, आवेशित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक चालक तार बनाते हैं। तो ये यहाँ पर एक चालक तार लेकर के चला, इस चालक तार का नामकरण कर दिया मैं एल। ये देखिए, ये जो चालक तार है रैखिक है भी, रेखा की आकृति का है भी, तो इस चालक तार का नामकरण कर दिया एल। ठीक, इसकी लंबाई को मैं मानूंगा अनंत है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अब जैसे जैसे ड्राइंग बनाएंगे वैसे अपने को लिखते भी चले जाना। ठीक है, तो रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है, जो दिखेगा उसी को करना है। और गॉस के प्रमेय को जो है दिमाग में रखना है। गॉस का प्रमेय याद होना चाहिए कि उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, हमको जो है एक बंद पृष्ठ का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर बंद पृष्ठ का भी जरूरत पड़ेगा अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते, टॉपिक जो है हम मान के चलेंगे कि माना एल जो है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित रैखिक चालक तार है। दिख रहा है, ये जो चालक तार है इसका नामकरण एल है, ये एक समान आवेशित है और इसकी लंबाई क्या है, अनंत है भी। तो इसी को पहले स्टार्ट करते हैं, लिखना प्रारंभ करते हैं। हम मान लेंगे कि माना एल एक समान आवेशित, माना एल एक समान आवेशित अनंत लंबाई की सरल रेखीय चालक है। ये देखिए, जो बोल रहे उसको लिख दिया भाई। हम मान ली कि माना एल एक समान आवेशित अनंत लंबाई की सरल रेखीय चालक है। ये हो गया भाई। ठीक, अब क्या करना है, इस चालक तार के समीप कोई बिंदु लेके चलना है और उसी बिंदु पे अपने को क्या करना है भाई, तीव्रता ज्ञात करना है। उससे पहले एक काम करते, चालक तार आवेशित है तो यहाँ पर क्या करते, इसका घनत्व लेके चलते हैं। घनत्व की बात करेंगे, ध्यान रखना 3 प्रकार के घनत्व होते हैं। ठीक है, घनत्व के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, इस वीडियो में देख लीजिएगा कि ये होता क्या चीज है। 3 प्रकार के घनत्व होते हैं, एक रैखिक आवेश घनत्व होते हैं, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होते हैं और एक जो है आयतन आवेश घनत्व होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जो रैखिक आवेश घनत्व होता है वो रैखिक चालक के लिए बात किया जाता है। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जहां पर क्षेत्रफल का जरूरत पड़ता है वहां पे बात किया जाता है। और आयतन आवेश घनत्व, ये नाम से स्पष्ट है कि जहां आयतन की जरूरत होगी वहां पर आयतन आवेश घनत्व। तो फिर हाल अपना चालक रैखिक है तो यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व होगा। तो हम चालक की रैखिक आवेश घनत्व मान के चलते हैं भाई। ठीक, तो मान ले कि एल जो है एक समान आवेशित अनंत लंबाई की सरल रेखीय चालक है। ठीक, आगे लिख लेते हैं, जिसका रैखिक आवेश घनत्व, जिसका रैखिक
आवेश घनत्व लैम्डा मीटर, जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। ये देख लीजिए, ठीक। जिसका रैखिक आवेश घनत्व क्या ले लिए हम, जो है लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, तो ये याद रखना है, ठीक। तो लैम्डा की बात करें तो क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन एल, ये हो जाती है। Q का मतलब क्या होता है अपना, जो है आवेश हो जाता है, और L का मतलब होता है लंबाई। तो इसका सूत्र लिखना है तो लिखा जा सकता है। मात्रक जो है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए हम क्या किए यहाँ पर जो है कूलाम प्रति मीटर लिख दिए। तो जिसका रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, ये ले लिए भाई, ठीक। इसके बाद अब आगे चलते हैं भाई। आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, इस चालक तार के समीप कोई एक बिंदु लेकर के चलते हैं और इसी बिंदु पर अपने को जो है तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो है ये जो चालक तार दिख रहा है, इस चालक तार से हम क्या करेंगे, आर दूरी पर, ये इधर, ये यहाँ पर एक बिंदु लेकर के चल रहे हैं भाई, और इस बिंदु का मैं नामकरण कर दे रहा हूं पी। ये देखिए, इस चालक तार से क्या किया हूं मैं, जो है ये आर दूरी पर एक बिंदु पी लेकर के चला, और इसी बिंदु पी पर क्या करना है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लिख लेते हैं इसको भी भाई, जैसे जैसे करते जा रहे वैसे वैसे अपने को लिखते जाना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं भाई हम, जो है तब चालक एल से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये देख लीजिए, लिख दे, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। ये हो गया भाई। अब आगे अब क्या करेंगे भी, ध्यान देना। आगे हमको क्या है, गॉस के प्रमेय की सहायता से इसका तीव्रता ज्ञात करना है। तो गॉस के प्रमेय के लिए बंद पृष्ठ का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पर बंद पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा या बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो बंद पृष्ठ मानने के लिए क्या करेंगे, ये जो चालक एल है इसको अच्छा मान लेंगे, और अच्छा मान करके क्या करेंगे हम, जो है एल लंबाई और आर त्रिज्या की एक बेलन की कल्पना कर लेंगे, ठीक है। एल लंबाई और आर त्रिज्या की एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए कर लेते हैं भाई हम, जो है तो इसमें जो है, तो यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है, ये जो चालक एल है इसको अच्छा मानना है। अच्छा का मतलब होता है बीचों बीच गुजरा हुआ रेखा, ठीक। तो इसको अच्छा मान करके एक बेलन की कल्पना करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बेलन की कल्पना कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हम बेलन बना लेते हैं भाई, ये इस तरह से यहाँ पर एक बेलन बना लेते हैं। चलिए, ये अपना ड्राइंग तैयार हो रहा है भी इसका, जो है ये इस तरह से हम क्या कर दे, इसमें जो है एक बेलन की कल्पना की, उसका अर्थ कौन सा है, जो चालक एल है वही है, ठीक। तुम डायग्राम बनाओगे तो अच्छे से बना लेना, ये बीचों बीच गुजरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई। इसकी त्रिज्या कितना है भाई, आर है। इसकी लंबाई मैं बोला था भाई, इसकी लंबाई कितना लेना है बोला हूँ, एल लंबाई रखना है अपने को, तो इसकी लंबाई हम रख लिए एल, ठीक। ये जो बिंदु था अपना जो था पी, ये इस तरह से ले लिए भाई, ठीक है। तो आगे कर लेते हैं भाई, जैसे जैसे कि उसको क्या किया, आगे जो है जो चालक एल है उसको अच्छा माने, और अच्छा मान करके क्या किए, आर त्रिज्या और एल लंबाई की क्या बना दिए, बेलन बना दिए, बेलन की कल्पना कर लिए भाई। लिख लेते हैं फिर से, लाइन चेंज कर लीजिएगा इस बार। यहाँ पे आगे लिखेंगे हम, जो है अब चालक एल को अच्छा मानकर आर त्रिज्या व एल लंबाई की बेलन की कल्पना करते हैं। ये देख लीजिए, जो किए हैं उसी को लिखे हैं भाई। हम क्या किए, चालक एल को अच्छा मानकर आर त्रिज्या और एल लंबाई की एक बेलन की कल्पना किए, ये कर लिए भाई, ठीक। अब बेलन तो बन गया भाई, तो बेलन के अंदर आवेश कितना ये बतलाना है भाई,
ठीक, तो बेलन के अंदर आवेश बतलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे जो फार्मूला लिखा गया था उसको फिर से वापस लिख लेते हैं, क्यू अपॉन एल। ये था भाई लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो यहाँ पर क्यू का मतलब क्या होता है भाई, ये जो क्यू दिख रहा है ये कुल टोटल आवेश है। तो यहाँ पर बेलन के अंदर उपस्थित कुल आवेश ज्ञात करना है, कुल आवेश ज्ञात करना है, तो एल को इधर तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा, लैम्डा एल इक्वल क्या बनेगा, क्यू। तो क्यू बराबर बन गया लैम्डा एल। तो ये हो जाएगा बेलन के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो यहाँ पर फिर से इसको लिख देते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः बेलन के अंदर उपस्थित कुल आवेश, अतः बेलन के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो कुल आवेश क्यू बराबर, कुल आवेश क्यू बराबर कितना मिला है अपने को, लैम्डा इंटू एल जो दिख रहा है। इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ये लो भाई, यहाँ तक तो अपना काम हो गया भाई। ठीक, बेलन के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्यू बराबर लिख दिया हम जो है लैम्डा इंटू एल, ये हो गया। ठीक, अब क्या करना है हमको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बतला देना है कि यहाँ पर उसकी दिशा किधर होगा। तो ये एक बात याद रखना, हमेशा तीव्रता की दिशा जो है चालक से बाहर लिया जाता है, बशर्ते वहां पर आवेश होना चाहिए प्लस वाला। अगर माइनस वाला आवेश हुआ तो उसकी दिशा अंदर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो चालक एल था ये आवेशित था, मतलब इस पे क्या कर देते हैं हम जो है, इसमें आवेश का निशान लगा देते हैं भाई। चलो ये आवेशित था तो ये कर लिए यहाँ पर आवेश, ये लो चलो ये चालक को आवेश की दिया गया भाई। ये आवेश जो दिया गया ये कौन सा आवेश है देख लीजिए, ये जो आवेश दिया गया ये जो है धनावेश है। ठीक, तो अब इस चालक से हमको क्या करना है, ये बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु जिधर रहता है उधर ही उसकी तीव्रता की दिशा होगा। तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये इस तरह से आगे की ओर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसकी तीव्रता की दिशा, ये हो गया इसकी तीव्रता की दिशा, ये तीव्रता ये इस तरह से मिल गया भाई अपने को। ठीक, तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा को देखेंगे तो ये क्या होगा, बेलन की त्रिज्या ये खींचेंगे। तो बेलन की त्रिज्या जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में क्या हो रहा है, ये जो है इसकी तीव्रता भी मिल रहा है। तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या के अनुदिश, मतलब ये बेलन की त्रिज्या बनेगा और उधर ही क्या है अपना त्रिज्या, उसकी जो है तीव्रता भी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सममिति से यहाँ पर लिखेंगे सममिति से विद्युत क्षेत्र की दिशा, सममिति से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, बेलन की त्रिज्या के अनुदिश। लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या के अनुदिश होगी, लीजिए। ठीक, सममिति का मतलब साधारण से, नॉर्मली हमको मालूम है। ठीक, हमको मालूम है धनावेश दिया गया मतलब तीव्रता बाहर जाएगा और तीव्रता जिधर बिंदु होगा उधर जाएगा। तो बिंदु अपना उधर था इसलिए उधर गया और वो त्रिज्या के समांतर बन रहा है इसलिए त्रिज्या के अनुदिश लिख दिया। ठीक, चलिए ये भी हो गया भाई। ठीक, तो यहाँ पर अब अपना बंद पृष्ठ क्या बन गया, बंद पृष्ठ बेलन बना है। तो इस बेलन को क्या करना है, अपने को 3 भाग में तोड़ देना है अब। ठीक है, अगला काम है कि इस बेलन को 3 भाग में तोड़ो। चलिए अगला वाला काम करेंगे अब जो है भाई यहाँ पर अगला काम अब करते हैं। अब बेलन को कितने भाग में तोड़ रहे हैं, 3 भाग में, 3 भागों में विभाजित करने पर, लीजिए अब बेलन को 3 भाग में विभाजित कर रहे हैं। तो कौन कौन सा देखिए डायग्राम में, बेलन को ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर एक वृत्त बनता है ऊपर में, नीचे में भी एक वृत्त बनता है। तो पहला तो इसका भाग बन जाता है वृत्तीय पृष्ठ ऊपर वाला, फिर दूसरा भाग बन जाता है वृत्तीय पृष्ठ नीचे वाला, और फिर बचा जो बीच का एरिया वो हो जाता है। तो ये कहलाता है वक्रीय पृष्ठ। ठीक, 3 तरह के पृष्ठ होते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो ये ऊपर वाला गोलाई दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, इसको नामकरण कर देते हैं S1। जो नीचे में गोलाई दिख रहा है इसको नामकरण कर देते हैं S2, और ये जो बीच वाला पृष्ठ है इसका नामकरण कर देते हैं हम जो S3। ठीक, तो 3 भाग में विभाजित कर दिए। तो लिख देते हैं भाई, यहाँ पर जो पहला भाग विभाजित किए हैं ये है वृत्तीय पृष्ठ S1,
ये देख लीजिए, इस पृष्ठ का नामकरण S1। दूसरा यहाँ पर फिर से किए वृत्तीय पृष्ठ भाई, वृत्तीय पृष्ठ S2। ये देख लीजिए, पृष्ठ का नामकरण कर दिए S2। तीसरा यहाँ पर आते हैं हम जो है, तीसरा आएंगे तो बीच वाला पार्ट है इसका, तो बीच वाला इसका पार्ट होता है ये है वक्रीय पृष्ठ S3। ये इस तरह से 3 पृष्ठ बने अभी यहाँ पर। तो बेलन को 3 भाग में तोड़ दिए। अब 3 भाग में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, तीनों भागों से होकर जाने वाली फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक, तीनों भागों से होकर जाने वाली फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर हमको डायग्राम देख करके कंपेयर करना है कि फ्लक्स किससे मिल सकता है और किससे नहीं मिल सकता है। ठीक, तो इसके लिए थ्योरिकली होती है। इस थ्योरिकल को अपने को अच्छे से मालूम होना चाहिए। यदि तीव्रता और पृष्ठ, यदि तीव्रता और पृष्ठ एक दूसरे का समांतर हुआ, ठीक है, यदि तीव्रता और पृष्ठ एक दूसरे का समांतर हुआ तो उस समय फ्लक्स का मान हमेशा शून्य मिलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक, तीव्रता और पृष्ठ एक दूसरे का समांतर हुआ तो उस समय फ्लक्स का मान 0 मिलेगा। ठीक, लेकिन यदि तीव्रता और पृष्ठ एक दूसरे का लंबवत होगा तो उस समय अपने को कुछ न कुछ फ्लक्स मिलेगा। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। यदि तीव्रता और पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत हुआ तो उस समय अपने को कुछ न कुछ फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स मिलेगा तो उस समय जो कोण बनता है वो होता है, याद रखना, शून्यांश। ठीक है, तीव्रता पृष्ठ का लंबवत है तो कोण बनाएगा उस समय 0 अंश, और जब 0 अंश बनाएगा तभी हमको फ्लक्स का मान मिलता है। 90 अंश बनाने पे कभी भी फ्लक्स का मान नहीं मिलता है। ठीक, तो तीव्रता पृष्ठ का लंबवत हुआ तो हमेशा याद रखना कोण का मान 0 अंश लेना है, और 0 अंश होगा तो फ्लक्स मिलेगा। ठीक, ये कैसे आएगा इसको कमेंट करके बताइएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, या फ्लक्स का जो परिभाषा अच्छे से याद किए होंगे उसको मालूम है कि 0 अंश क्यों आएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि तीव्रता जो है पृष्ठ का लंबवत है बोल रहे हैं, और लंबवत है बोल रहे हैं और कोण कितना लेने को बोला जा रहा है, 0 अंश, तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। तो इसके लिए फ्लक्स का परिभाषा को टारगेट कीजिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है थ्योरिकल तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, फिर इसके लिए वीडियो तैयार कर लेंगे भी। ठीक है, ये बहुत आसान है और सटीक है जो बोला जा रहा है वो। ठीक, तो जो तीव्रता है पृष्ठ का लंबवत होगा तो कोण का मान हमेशा याद रखना अपने को 0 अंश लेकर के चलना है, और 0 अंश लेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, दो पृष्ठ का तो फ्लक्स मेरे को 0 दिख रहा है डायरेक्ट अभी। ठीक है, सीधे सीधे डायग्राम देखने से ही पता चल रहा है। यहां पर एक पृष्ठ की बात करें हम, ये वृत्तीय पृष्ठ जो कि S1 है, यहां पर दूसरा वृत्तीय पृष्ठ जो कि S2 है। इस पृष्ठ की दिशा को अगर देखें तो ये जो पेन दिख रहा है मेरा, ये उसकी दिशा बनेगा। इस पृष्ठ की दिशा देखेंगे तो ये भी उसकी क्या दिशा बन गया। ठीक, जो पेन है वो पृष्ठ की दिशा बना दिया, और तीव्रता की दिशा भी देख लो वही है। तो यहां पर ये इसका और ये तीव्रता, तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। तो इस पृष्ठ को तीव्रता को बोलूंगा समांतर है। समांतर होगा तो अभी बताया हूं कि 0 उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी इसके समांतर है, मतलब इसका भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जो तीव्रता है इस पृष्ठ और इस पृष्ठ दोनों पृष्ठ के लिए क्या है, समांतर बना रहे। और जब भी पृष्ठ के समांतर होगा तीव्रता तो उस समय फ्लक्स का मान क्या हो जाना है, 0 भाई। तो यहां पर इसको डायरेक्ट लिख देते, कोई गणना करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि करके लिखेंगे, क्योंकि हम एक प्रकार से रीजन देके बात कर रहे हैं। चूंकि वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2, चूंकि वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 तीव्रता के कैसे हैं भाई, समांतर है, तीव्रता के समांतर है। चूंकि वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 तीव्रता के समांतर है और समांतर है तो इसका फ्लक्स क्या होगा ना, 0 भाई। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे अर्थात इनसे होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, अर्थात इनसे होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं ये तो मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक, विद्युत फ्लक्स को क्या करते हैं हम जो है फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहां पर अपना दो पृष्ठ का एक साथ बात कर रहे हैं, एक तो S1 पे बात कर रहे हैं, दूसरा S2 का। तो पहचान के लिए क्या करेंगे, ई के साथ 1 2 शो करेंगे। तो यहां पर फाई E1 लिख देंगे,
बराबर दूसरा फ्लक्स दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स लिखेंगे फाई E2 और दोनों का कितना हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कैसा है समांतर है। तो फाई E1 बराबर फाई E2 बराबर 0 होगा। एलिजिबल, ये हो गया भाई। ठीक, तो दो पृष्ठ का फ्लक्स तो अपने को पता चल गया, कन्फर्म है, 0 होने ही है। अब बचा कौन सा? तीसरा पृष्ठ बचा। तीसरा पृष्ठ का नाम क्या है? S3। और S3 कौन सा पृष्ठ है? वक्रीय पृष्ठ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वक्रीय पृष्ठ की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः तो वक्रीय पृष्ठ में थे, अतः वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे अतः वक्रीय पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। ये देखिए, अतः वक्रीय पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए विद्युत फ्लक्स को क्या करते हैं हम, जो है फाई E3 से प्रदर्शित कर दिए। और विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है EDS और cos थीटा। ठीक, EDS cos थीटा। थीटा नहीं लिखा गया भाई, याद रखना, क्योंकि उसकी जगह में मान रखने वाला हूँ। यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 0 अंश। क्यों होगा? इसको अभी इसके जस्ट पहले बताया गया। ठीक है, क्या बताया गया है कि जब भी तीव्रता पृष्ठ का लंबवत होगा तो उस समय कोण बनेगा 0 अंश। ठीक है, चेक कर लीजिए। ये वक्रीय पृष्ठ मतलब ये कैसा है? देखो खड़ी है, जबकि तीव्रता इधर है। तो कितना बनाया? दोनों एक दूसरे का लंबवत है। लंबवत है तो 90 नहीं लेना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लंबवत है तो क्या ले लेना है? 0 अंश। ठीक, क्यों का कारण भी बताए हो भाई, अगर वीडियो देखे होंगे इससे पहले तो यहाँ पर फाई E3 बराबर EDS cos 0 अंश, ये इतना। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं? हल कर लेते हैं भाई। तो ये बनेगा फाई E3 बराबर ये हो जाएगा EDS cos 0 का मतलब जानते होंगे, cos 0 का मतलब हो जाता है 1। तो वो क्या हो गया? हट गया। अब ये DS का मतलब क्या चीज है? DS का मतलब ये जो पृष्ठ लिया गया है, कौन सा पृष्ठ? वक्रीय पृष्ठ। इस वक्रीय पृष्ठ का क्या है? ये जो है, ये जो वक्रीय पृष्ठ दिख रहा है, इस वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, तो बेलन का वक्रीय पृष्ठ का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए भी। ठीक, अब 10th क्लास तो पढ़ के आए होंगे, तो मैथ्स देखिए, मैथ्स में पढ़े होंगे। ठीक, नहीं याद होगा तो लिख लेते हैं भाई यहाँ पर अब रीजन देंगे, चूंकि बेलन का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये यहाँ पर DS से प्रदर्शित हुए, तो DS से ये हो जाता है 2πRL, ये इतना होता है भाई। तो यहाँ पर ये जो DS है उसके जगह में क्या रख देना अपने को? 2πRL, ये रख देना है भाई। तो रख लेते हैं भाई, जो मिल रहा है उसको। ये फाई E3 बराबर E इंटू DS के जगह पे रखा जा रहा है 2πRL, ये इतना भाई। ठीक, चलिए ये हो गया। अब आगे चलते हैं भाई। आगे चलेंगे तब क्या करेंगे, ध्यान देना भाई। अभी हम क्या किए थे, इसमें जो अपना बेलन था, बेलन को हम 3 भाग में तोड़े थे। ठीक है, अब तीनों भाग को तोड़े थे तो तीनों भागों का फ्लक्स निकाल ले। तो उस फ्लक्स को अब जोड़ दूंगा, तीनों पृष्ठ का फ्लक्स को जोड़ेंगे तो किसका फ्लक्स बन जाएगा? बेलन का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेलन को ही तोड़ा गया था ना भाई। तो यहाँ पर आगे करेंगे, अतः बेलन से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स लिख देते हैं भाई यहाँ पे। तो आगे हम काम कर रहे हैं भाई, यहाँ पर जो है अतः बेलन से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, अतः बेलन से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। तो बेलन के लिए फ्लक्स को क्या करते हैं हम, जो है फाई E से प्रदर्शित कर देते हैं। और बेलन कितने भागों में बटा था? 3 भाग में। तो तीनों भागों का फ्लक्स को जोड़ देते हैं। लीजिए, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, तीनों को जोड़ दिए। ठीक, आगे करते हैं भाई। तो फाई E बराबर, अब जो मान मिला है उसको रखते जाइए ना भाई। फाई E1 और फाई E2 का मान देखो कितना मिला है। फाई E1 और फाई E2 का मान अपने को 0 मिला है, रख देते हैं भाई। ये फाई E1 के स्थान पे 0, फाई E2 के स्थान पे 0। फाई E3 पे आते हैं। फाई E3 अपने को दिख रहा होगा, ये नीचे में भी देखिए, E इंटू 2πRL। तो इसके जगह में लिख देंगे E इंटू 2πRL,
ये लिख दिए भाई। तो अपने को फ्लक्स कितना मिला भाई, अब जो मिला उसको लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे अपने को फ्लक्स मिला फाई ई बराबर, ये दो तो जीरो है तो काउंटिंग नहीं होगा। ये क्या मिला फिर अपने को, ई इंटू 2πr/l, ये इतना मिला भाई। ठीक है, तो बैलेंस होकर गुजरने वाली फ्लक्स ये मिल गया। ठीक, इसको क्या कर देना है अपने को, जो है इक्वेशन डाल देना है भी। इससे पहले एक इक्वेशन दिया जा चुका है, इसको क्या करते हैं हम, जो है सेकंड नंबर का इक्वेशन बना देते हैं, या नहीं बनाएंगे तो भी काम चलता है भाई। ठीक, तो यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करने, लेकिन कैसे ज्ञात करना था, गाउस के प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पर अब गाउस का नियम लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे हम, जो है अतः, या अतः के स्थान पे लिखेंगे परंतु, परंतु गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से फ्लक्स फाई ई बराबर कितना होता है मालूम होना चाहिए, पहले ही बोला होता है। ठीक है, तो गॉस के नियम से ये फ्लक्स होता है फाई ई बराबर Q/ε0, ये जानते हैं भाई। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण 2 में भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है। तो जब दोनों फ्लक्स है तो इसका दोनों का दूसरा साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कंपेयर कर देते हैं भाई। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको मिटा लेते हैं भाई, इसका जरूरत नहीं है अपने को, जो है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले एक इक्वेशन बनाओ, समीकरण इसको दे दो 3 भाई। तो यहाँ पे तुलना कर देते हैं। अब जो है हम तुलना क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ये लीजिए। तो समीकरण 2 का दूसरा पक्ष क्या है, जो है उसको लिख दीजिए, ये है E इंटू 2πr/l, ये इतना इक्वल। समीकरण 3 का दूसरा पक्ष क्या है, Q/ε0, ये देख लीजिए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का पहला पक्ष बराबर है, तो जाहिर सी बात है दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर। तो दूसरा पक्ष को बराबर कर दिया गया है। ठीक, अब हमको व्यंजक तीव्रता का ज्ञात करना है। तीव्रता का मतलब ई है, तो ई को यहीं पर रन देते, बाकी सबको क्या कर देते, नीचे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो है ये ई को यहीं पर रहन दे दिए, ये क्यू हो गया, नीचे में ये ε0, तो उसके साथ में इसको ले आते हैं 2πr/l को। तो ये क्या करेंगे 2πr/l, और ये हो जाएगा ε0, ये इतना भाई। अब क्यू का मान देख लीजिए, समीकरण 1 में मिला हुआ है। क्यू का मान समीकरण 1 में क्या मिला है भाई, टारगेट करो इसको, कितना है, क्यू इक्वल λl। ठीक, तो यहाँ पे उसके भाई मान को रख देना है भाई। तो समीकरण 1 से लिख सकते हो, या सीधा सीधा चूंकि करके डाल सकते हो, चूंकि क्यू बराबर क्या मिला है, λl। या ये नहीं डालना है तो समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर लिख दीजिए। चलिए, तो ई बराबर क्यू के स्थान पे लिख देते हैं λl। ठीक, नीचे में क्या मिल रहा है 2πr/l, और ये ε0, ε0 को ε0 भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जो है ये जो l है और ये l है, ऊपर नीचे काट दिए। काटे तो क्या मिला अपने को भाई, देख लीजिए। ई बराबर ऊपर में बचा लेमडा, नीचे में बचा 2π, और ये एप्सिलॉन को पहले लिख दे रहा हूं मैं, फिर लास्ट में कर दिया आर को। ठीक, लिखते समय मैं क्या क्यों ध्यान दे दीजिए उसको, 2πr/ε, तो ये 2πε0 के साथ लिखा, आर को पीछे कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो मिला है अपने को, ये जो मिला, यही क्या है, तीव्रता का व्यंजक है। ठीक, सरल रेखीय चालक तार के लिए यही तीव्रता का व्यंजक है। अब प्रश्न अगर सुने होंगे अच्छे से, तो एक प्रश्न बोला था, और उसने बोला था कि तीव्रता जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तीव्रता जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर इसी को क्या करेंगे, अगर एक लाइन बढ़ा दे तो ये बनेगा ई अनुक्रमानुपाती, ये बनेगा लेमडा ई अनुक्रमानुपाती 1/, इसको लिख देंगे आर। अब बोलेंगे बाकी कहाँ गया, तो यहाँ पर चिन्ह देखो परिवर्तित कर दिया गया है। इक्वल था, इक्वल का साइन हटा करके क्या किया, अनुक्रमानुपाती का। अनुक्रमानुपाती जब भी डलता है तो नेतांक रहता है, तो जब इसको वापस इक्वल डालेंगे तो ये जो चीज है वो सब वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यही इसका अगला जो व्यंजक बोला जा रहा है वो हो जाएगा। तो या तो आप यहाँ तक कर लीजिए, या तो आप यहाँ तक कर लीजिए, दोनों सही है भाई। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक, रैखिक चालक तार के समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगला इसका और अनुप्रयोग देखेंगे। अगला अनुप्रयोग जो है वो समतल चादर है भाई। समतल चादर मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही भाई। थैंक यू, आगे अगली क्लास में देखेंगे।